हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10 साइंस, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहला चैप्टर है और ऑब्वियसली वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब कल एग्ज़ाम है। तो ऐसा पूरी वीडियो बनाएंगे कि वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आई विल ट्राई कि इसी वीडियो के साथ बैक एक्सरसाइज भी आए, इफ़ नॉट तो एक सेकेंड पार्ट भी साथ में आएगा, तो गो थ्रू डैट ऑल्सो। ठीक है, दोनों वीडियोस अच्छे से हो जाएंगी तो आप कल के एग्जाम में अच्छे से फोड़ पाओगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के साथ में। सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक है, लेट्स रीड दिस क्विकली। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब समर्स के टाइम पर हम दूध को ऐसे रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जैसे सुबह सुबह दूध रखा और उसको पूरा दिन बाहर ही रहने दिया तो क्या होता है, दूध खराब हो जाता है, हम कहते हैं दूध फट गया। राइट, नंबर 2, आयरन तवा, पैन और नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। बाहर बारिश का मौसम है, आपने कोई आयरन नेल बाहर छोड़ दिया या फिर आपके गेट है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। करेक्ट, उसकी स्टेट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, नए नए ग्रेप्स लाए थे, महीने भर तक छोड़ दिए तो ग्रेप्स क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है बहुत अलग सा, तो वो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है। फूड इज़ कुक्ड, अब जैसे पहले आपने क्या किया, चपाती बनानी थी, राइट, तो आपने डो लिया, फिर रोलिंग पिन पे उसको आपने बेल के आपने एक रोटी बनाई, ऐसी शेप बनाई। ठीक है, अब उसको जब तक तवे पे नहीं डालते हो तब तक तो आप उसको चाहे जितनी मर्जी बार वापस से आप उसको डो में कन्वर्ट करो, फिर से रोटी बनाओ। जैसे क्ले के साथ खेलते थे, इसके साथ खेल सकते हो, है ना। बट जब एक बार वो तवे पे चली जाती है, क्या उसके बाद उसको क्रंच करके वैसे वापस से गोल गोल घुमा के क्या वो वापस से आटा बनता है? नहीं, उसका स्टेट कम्प्लीटली क्या हो गया, चेंज हो गया है। उसका नेचर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले वो सिर्फ आटा था, अब वो क्या बन गया, फुल्का, चपाती, नान, वट एवर। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन योर बॉडी, अब हम खाना तो कुछ और खाते हैं बट एक्सक्रीटा इज़ डिफरेंट, तो उससे क्या होता है, कम्प्लीटली नेचर चेंज हो जाता है, वट एवर वी हैव ईटन। इसके अलावा क्या है, वी रिस्पायर, हम सांस लेते हैं तो इतना तो हम बेसिक जानते हैं ना कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाता है, और इसके इन बिटवीन बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो अभी हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे चेंजेस बचपन में पढ़े हैं, किस तरह के चेंजेस हैं, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल चेंजेस सब के सब। राइट, तो ये जो इरिवर्सिबल चेंज है, इन्हें हम कौन से चेंजेस में कंक्लूड करते हैं, किस में इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ केमिकल चेंज। करेक्ट, तो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। और अब ये जो केमिकल चेंजेस जो हो रही हैं, राइट, ये जो केमिकल चेंज हो रही है ये हमें दिखाती हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो गया है। तो हाँ, सबसे पहले सीख लो रिएक्शन को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, दैट इज़ RXN, पेपर में मत लिखाना प्लीज़। RXN इज़ द रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उससे क्या होता है, कंप्लीटली किसी भी चीज़ की स्टेट चेंज हो जाती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तो राइट डाउन अ डेफिनेशन, formation of a new substance indicates that a chemical reaction has taken place. So अब इसी से हम क्या बना सकते हैं, what is a chemical reaction? A chemical reaction is the one in which the formation of a new substance takes place or the nature of the reactants changes. ठीक है, तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स कौन होते हैं, जो हमने पहले डाला, जैसे हमने दूध रखा, ठीक है, और उसमें हीट लगाई तो वो चेंज हो गया उसका स्टेट। या फिर अगर हम बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल्स लें, अभी रिएक्शंस में हम ज़्यादा आ नहीं रहे हैं बट स्टिल चलो, अगर हम ले लेते हैं जैसे पानी, वाटर की फॉर्मेशन है, हमें पता है H2 एंड O2 मिलाकर हमें H2O देते हैं। राइट, अभी आप इसकी और चीज़ों पे मत जाओ कि क्या क्या लिख रखा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के हमें क्या देते हैं, वाटर देते हैं। तो हुआ क्या, हमारा जो रिएक्टेंट्स था उसका नेचर बदल गया, ये तो दोनों गैसेस फॉर्म में लिए होंगे हमने, और वो बना के क्या बना रहे हैं, हमें वाटर दे रहे हैं। तो इनका रिएक्टेंट्स का भी अगर नेचर चेंज हो जाए या कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके, जो देखते हैं अब कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है, क्या नहीं होती। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्टिविटी, वेरी इजी, यू हैव ऑलरेडी डन इट इन 7th स्टैंडर्ड की एक्टिविटी है। क्या है देखते हैं, देखो, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, और हम ये परफॉर्म नहीं करने जा रहे इसलिए इसकी प्रिकॉशंस और ऑल नहीं पढ़ रहे। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सबसे पहला एक रिबन लिया 3-4 सेंटीमीटर का, उसको सैंड पेपर से रब करके क्लीन किया। अब क्वेश्चन आ सकता है, वाई डू वी रब द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट?
ऐसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका आंसर क्या होगा? वाई इज द मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड विद रब्ड विद द सैंड पेपर? सोचो, टीचर्स ने कराया होगा तो थोड़ा सुना होगा तो याद भी होगा। देखो क्या होता है, अगर मैग्नीशियम है, एयर में रहता है, तो एयर में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अभी हम पूरा फॉर्मूलाज वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, बट स्टिल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि हम जानते हैं Mg भी 2 पॉजिटिव होता है एंड हमारा जो O भी है वो भी हम 2 नेगेटिव उसमें कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से आ जाएगा Mg2O2, जिसको हम लिख सकते हैं MgO के कैंसिल आउट करके, 9th स्टैंडर्ड एक्टिविटी है ना। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो बेसिकली हम बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब इसीलिए करते हैं ताकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड उस पर लग गए हैं, उसकी जो लेयर उस पर बन गई है, वो जो पैचेस बने हैं उसको आप सैंड पेपर से रब करके रिमूव कर सकें, ठीक है, ताकि पीछे क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम रिबन। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। नेक्स्ट, hold with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash। अब जैसे पेपर बर्न करते हैं वैसे ही इसे बर्न करेंगे और इसकी जो राख है, उसकी जो ऐश है, उसको कलेक्ट करेंगे। अब मैग्नीशियम रिबन का आपने अगर एक्टिविटी परफॉर्म किया है तो वेल एंड गुड, नहीं की कभी तो यू कैन गो एंड वॉच ए यूट्यूब वीडियो ऑन इट एज वेल, बट अगर कल ही एग्जाम में तो मत करना है, इतना टाइम वेस्ट। तो होता क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्नर के आगे रख के बर्न करते हैं तो एक डेसलिंग वाइट फ्लेम आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइट कलर उसमें शो होता है, ठीक है। और उसके बाद वो वाइट रिबन या सिल्वरी रिबन आपका जो है वो वाइट पाउडर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस शोज बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम की स्टेट चेंज हो गई है, एक नया सब्सटेंस बन गया है। वो क्या है? वाइट एशेस। और वाइट एशेस कौन सी हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्योंकि जब मैग्नीशियम एयर में बर्न होता है तो बेसिकली ऑक्सीजन में जब की हेल्प से जब वो बर्न होता है तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और कुछ नहीं, आपके क्या है, एशेज हैं। ओके, नाउ लेट्स हेड ऑन टुवर्ड द सेकेंड एक्टिविटी विच इज़ ऑल्सो एन ईजियर वन। सेकेंड एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, वी हैव टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब थोड़ा थोड़ा याद करते हैं। देखो, लेड हमने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा, नहीं किया है तो याद दिला रही हूँ, पढ़ लो। लेड के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट के ऊपर -1 रहता है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हुआ, ये 2 यहाँ गया और ये 1 यहाँ आया। हम जानते हैं 1 को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तो ये हो गया लेड नाइट्रेट। मिल गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। ओके, तो लेड नाइट्रेट इज नाउ रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड। पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया, फिर उसके बाद उसमें से ऊपर से हमने क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला भी देख लेते क्या होगा। देखो, पोटेशियम +1 होता है, मतलब +1 हम लिखेंगे, आयोडाइड हमारे पास -1 रहता है। अभी आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होगा, तो हमारे पास बनेगा Ki, दैट इज़ पोटेशियम आयोडाइड। अब चलो रिएक्शन लिखें इसका, दैट इज़ PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki। हमारे पास ये हो रहा है, तो उसको लिख लेते हैं। आगे चल के चीज़ें ना रिपीट भी होंगी, अभी सिर्फ बेसिक्स समझा रही हूँ। तो हमारे पास PbNO3 ट्वाइस है, ये ना वाइट कलर होता है। जब इसको आप इसका सोल्यूशन भी बनाएंगे तो ऑलमोस्ट वाइट, मतलब ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, मतलब इसका पाउडर सा आता है, उस पाउडर का कलर वाइट होता है, करेक्ट। फिर उसके बाद आपके पास आता है Ki, दैट इज़ ऑल्सो वाइट इन कलर। तो होता क्या है, बाद में जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलते हैं तो लेड आयोडाइड, मतलब लेड इसके आयोडाइड को चुरा के ले जाता है, और ये जो नाइट्रेट है ये पोटेशियम उसे चुरा के ले जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, लेड आयोडाइड। तो लेट्स राइट इट डाउन, लेड आयोडाइड एंड साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो, क्योंकि पोटेशियम पे +1, नाइट्रेट पे -1 था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। लेकिन लेड के ऊपर चार्ज कितना था जी, +2, और आयोडीन पे कितना था जी, -1। तो जब ये इंटरचेंज होंगे तो I2 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्लियर है। अब इस इक्वेशन में ये जो लेड आयोडाइड है ना, इसका कलर होता है येलो कलर का, ठीक है। और ये जो KNO3 है ये आपका सोल्यूशन में घुल जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट स्टेट का होता है। ओके, तो हम देख सकते हैं वाइट कलर के पाउडर्स को लिया, मान लो उनको पानी में भी घोल के लिया था तो ऑलमोस्ट वाइट टू ट्रांसपेरेंट कलर ही रहता है। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया तो यू गेट ए येलो कलर, बहुत स्ट्रॉन्ग सा येलो कलर सा आ जाता है आपके पास, लेमन येलो जैसे साइड। तो वो जो लेमन येलो कलर आपके पास आया है दैट इज़ ड्यू टू लेड आयोडाइड
एंड साथ में आपके पास क्या आता है, ट्रांसपेरेंट सा KNO3। तो आप देख सकते हैं वाइट कलर की चीज़ें मिलाकर येलो कलर आ रहा है, विच शोज अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। और हमने रिएक्शन कैसे लिखना है वो भी सीख लिया। अब आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 3 पे। अब एक्टिविटी में क्या करना है, हमने लेना है जिंक। हमने जिंक ले लिया, साथ में या तो आप HCl मिक्स कर सकते हैं, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आप साथ में H2SO4 मिक्स कर सकते हैं, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास जिंक क्या है, एक मेटल है, HCl और H2SO4 ये दोनों क्या है, एसिड्स हैं। तो चाहे कि इस चैप्टर 2 का पार्ट है, बट मैं यहाँ अभी बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई रिएक्शन में ये क्यों बना। ओके, तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सॉल्ट, SaLt, सॉल्ट, साथ में क्या आती है, H2 गैस। हमेशा कोई भी मेटल हो, कोई भी एसिड हो जिसमें H प्रेजेंट हो, ठीक है, एसिड वही हम H वाले एसिड लेंगे। ओके, तो हमारा जिंक है, साथ में HCl है। अब होगा क्या, देखो एक H2 निकलेगा बाहर, निकाल दो बाहर दोनों केसेस में, बचा क्या, Zn और Cl, Zn और SO4। तो देखो जिंक के ऊपर होता है +2, Cl के ऊपर होता है -1, तो ये इसके पैर में लिख देंगे ZnCl2। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब नेक्स्ट, जिंक के ऊपर होता है +2, SO4 के ऊपर होता है -2, तो ये दोनों एक दूसरे के पैर में जाएंगे तो कैंसिल आउट ही कर देंगे, दैट इज ZnSO4 + H2। दैट इज जब हम जिंक में HCl मिलाते हैं तो यू गेट ZnCl2 + H2, और वहीं जब हम जिंक में H2SO4 मिलाते हैं तो यू गेट ZnSO4 + H2। तो दोनों ही केसेस में H2 लिबरेट होता है। और ये लिबरेट क्या होता है, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना लिबरेट, इसका मतलब है गैस निकल रही है, तो H2 गैस लिबरेट होती है, बाहर को निकलती है। ओके, तो ये हमारे पास हुआ H2 गैस वाला। हाँ जी। तो हमारे पास हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी हैं, और तीनों एक्टिविटी से हमारे पास 3 रिएक्शंस आते हैं। अब यही रिएक्शंस क्या हैं जी, ये है केमिकल रिएक्शन। तो अभी एक्टिविटी को पढ़ते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स कुछ नहीं होते, जैसे अपने शायद ही देखा हो, रहने दो से। अदरवाइज़ क्या है यहाँ पे, जैसे आपके पास ना, जैसे मान लो आपकी कोई लंबी सी रिबन जैसा होता है ना, आप रिबन को कुछ भी तरीके से कट कर दो, छोटे किसी भी पार्ट में कट कर दो, ठीक है, तो उससे वो आपके पास, उसको फिर बाद में क्रम्बल भी कर दो तो ऐसे छोटे छोटे गोले से बन जाएंगे। बस वही चीज़ ऑलमोस्ट जिंक ग्रेन्यूल्स है आपकी, ठीक है। ओके, तो हम इसमें डाला क्या, HCl या H2SO4। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। कहता क्या कोई चेंजेस आपको लगे हुए हैं, कहते हैं हाँ। क्या हुए, कहते हैं बबल्स बन रहे हैं, बबल्स। जब हमने दोनों को मिक्स किया तो क्या, इसका आंसर क्या है, बबल्स बनते हैं। और बबल्स किसके बनते हैं, H2 के बबल्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है ना। जैसे मान लो ये रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन होने से क्या होगा, अगर गैस लिबरेट होएगी पानी में, गैस किस फॉर्म में जाएगी, बबल्स, तो बबल्स की फॉर्म में जाती है, एंड फिर वो बाहर निकलते हैं बबल्स पानी से, ठीक है। नाउ टच द कॉनिकल फ्लास्क। तो कॉनिकल फ्लास्क को कहते हैं टच करके देखो क्या टेम्परेचर में चेंज आया है। कहते हैं हाँ, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, गर्म हो गया सब कुछ आपस में। तो जब भी हम एक मेटल और एसिड को मिलाएंगे तो एक गर्माहट प्रोड्यूस होती है। आगे चल के इसको और पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अब देखो भाई, कहते हैं केमिकल रिएक्शन होगा, इसके क्या क्या सबूत है। कहता है पहले तो उसकी स्टेट बदल जाएगी, सॉलिड लिक्विड गैस में आपस में चेंजेस आ सकते हैं, कलर बदल जाएगा। जैसे लेड नाइट्रेट के केस में मैंने आपको बताया कि कैसे वाइट कलर या ट्रांसपेरेंट कलर के जो सब्सटेंसेस हैं, जब उनका लिक्विड बनता है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है ऑलमोस्ट, तो वाइट कलर आप मान लो, तो वाइट कलर कैसे येलो कलर में चेंज हो गया। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हमारी एक्टिविटी 3 में देखा H2 गैस की एवोल्यूशन। चेंज इन टेम्परेचर, और वो भी हमने इसी एक्टिविटी में देखा। तो देखो 4 चीज़ें, स्टेट, कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 4 चीज़ें होने से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। नाउ अभी तक हमने जो 3 चीज़ें की है उनमें हमने 3 तरह के रिएक्शंस देखे हैं, और उनमें हमें मिलाकर ये 4 चेंजेस देखने को ओवरऑल मिले हैं, जिनसे हम बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम करते हैं केमिकल इक्वेशंस। जो मैं वो ऊपर लिख के दिखा रही थी रिएक्शंस के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब्ड व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही जैसे मैंने बताया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके हमें क्या देते हैं जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीज़ें मिलती हैं, राइट, जो चीज़ें मिल गई और मिलने के बाद हमें कोई दूसरी तीसरी चीज़ें देती हैं, तो जिन चीज़ों को हमने स्टार्टिंग में मिक्स किया उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स।
तो रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट डाउन। रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। कहते हैं रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एक केमिकल चेंज अंडरगो करते हैं, मतलब जिनमें केमिकल चेंज होता है। अब ये रिएक्टेंट्स ना आपस में रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं। और ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। कहता है जब एक रिएक्शन हो रही होती है उस टाइम पे जो सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे लो पानी ले लो, दैट इज़ वाटर, इसमें आप डालो सॉल्ट, बता देना भाई रेसिपी किस चीज़ की है, फिर इसमें डालो शुगर, फिर इसमें डालो लेमन जूस या लेमन एक्सट्रैक्ट्स, तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट लेमन जूस बन जाएगा। सोडा भी डाल लो चलो, नाउ व्हाट विल बी फॉर्म्ड। अब इन सबको मिलाने से क्या बनता है, लेमन सोडा, करेक्ट, अच्छा सा सोडा बन जाता है। मैं तो अब हमारे पास में ये जो सब चीज़ें जिनको मिलाया है, जो ये केमिकल रिएक्शन अंडरगो करने वाली हैं, हम इन्हें कंप्लीट चलो मान लेते हैं केमिकल में ही, तो अभी जो रिएक्शन अंडरगो करने वाली हैं इन्हें सबको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो भी होंगी, और जो में फाइनल में मिलता है ना, जो आपका रिएक्शन होने के बाद में बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो लेमन सोडा जो बन गया वो हो गया आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने स्टार्टिंग में सिर्फ एक रिएक्टेंट लिया, आपके 4-5 प्रोडक्ट्स आगे आ गए, या आपने 4-5 रिएक्टेंट्स लिए और बाद में एक प्रोडक्ट आया, जैसे लेमन सोडा के केस में आया। ओके, अब ये रिएक्टेंट्स जितने भी आप 10 लिखोगे, 10 के बीच में आप प्लस प्लस का साइन डालेंगे, और जब आप बताएंगे कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये बने प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एरो। प्रोडक्ट्स को भी आपस में हम प्लस प्लस साइन के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ईजी है, डिफिकल्ट तो नहीं है, यहाँ तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे चल के और एग्जांपल्स देखते रहोगे तो आराम से आदत ही पड़ जाएगी, प्लस प्लस करना है और एरोज का साइन लगाना है। नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, तो कहते हैं देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कौन और कौन मिल रहा है। सबसे पहले पता होना चाहिए किस किस को ऐड करना है, कौन कौन रिएक्टेंट्स हैं। तो जैसे हमारे पास मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, क्योंकि ऑक्सीजन हमें एयर से ही मिल रही है तो वो O2 फॉर्म में ही, हम उसको गैशियस फॉर्म में ही लिखेंगे। इससे हमें मिलके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको बस ऐसे ही लिखना है, पहले रिएक्टेंट्स लिखे, बीच में प्लस का साइन डाला, फिर एरो लगा के प्रोडक्ट्स लिखे। और ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें आपको ध्यान देना होगा, इसमें आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे ये MgO बनेगा, Mg2O बनेगा, या MgO2 बनेगा, या और कोई फॉर्म लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारे पास हो गया, पर अब थोड़ा ध्यान से देखना ज़रा, है ना। Mg एक था, यहाँ पे भी Mg एक बना, यहाँ पे O2 था, ठीक है, मतलब तो 2 एटम्स थे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही आया। मतलब बेसिकली आपने टीचर्स को, या आपने, हाँ चलो टीचर्स को मान लो, आपने आंसर शीट्स दी 2, टीचर ने चेक करके वापस दी 1, तो घपला हुआ ना बीच में कोई। सिमिलरली आपने किसी भी चीज़ के लिए पैसे दिए डबल, आपको पैसे रिटर्न हुए हाफ, तो बीच में घपला हो गया। तो वही चीज़ जो है इसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, जिसमें भाई घपला दिखे हमें कि डाला ज़्यादा था आया कम, या डाला कम था आया ज़्यादा। तो ये दोनों ही केसेस हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के होते हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फिर इसे हमें लिखनी होती है, हमें घपला हटाना होता है। तो ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन से हम किस में आएंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएंगे। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जो भी होंगे, दोनों तरफ एरो के दोनों तरफ इक्वल इन नंबर हों उनके एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ये ज़रूरत ही क्या है, ऐसे लिख दो, Mg लिखो प्लस O2 लिखो, MgO बन गया, क्या ज़रूरत है बैलेंस करने की। तो यू कैन राइट डाउन द आंसर। द क्वेश्चन इज व्हाई एनी इक्वेशन नीड्स बैलेंसिंग, या फिर व्हाट इज द नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ प्लीज राइट डाउन द आंसर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. So, the number of atoms of each element must be the same in both reactants and products. I am repeating, law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. क्या मतलब, कहता है हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है जो कहता है मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है।
ठीक है। तो आप जब Mg और O2 डाल रहे हैं, ठीक है, दोनों के वेट्स आप ऐड करें और जो फाइनल वेट है उससे मैच ही नहीं कर रहा है, तो कहता है बीच का मास कहाँ गया, वो घपला कहाँ गया। तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और अगर आपको दिख रहा है वो हो रहा है तो इसका मतलब है दिस अ प्रॉब्लम, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी द सेम इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कहते हैं रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी जितने भी एटम हैं सभी एलिमेंट्स के वो बराबर होने चाहिए। मतलब अगर मैग्नीशियम है तो दोनों तरफ 2 हों, ऑक्सीजन है तो दोनों तरफ ही 2 हों, ऐसा ना हो कि एक तरफ 1 है एक तरफ 2 है, तो उस केस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता चल गया बैलेंसिंग की क्या जरूरत है। कहते हैं दोनों तरफ एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए, क्योंकि मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब देखते हैं भाई बैलेंसिंग करेंगे कैसे। बैलेंसिंग करनी भी तो सीखनी होगी ना। वैसे सबसे इजी एग्जांपल मैंने लिख रखी है, मैं उसी से शुरू करूँगी। मेरे पास है Mg प्लस O2, ये मुझे देता है MgO। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए हम ईजिली एक डब्बा बनाएंगे और उस पर लिखेंगे एलिमेंट, E स्टैंड्स फॉर एलिमेंट। ओ ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, कि उस एलिमेंट के कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में। फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट में उसके कितने एटम्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट की। तो सबसे पहले एलिमेंट उठाते हैं मैग्नीशियम, कोई भी उठा सकते हो। तो मैग्नीशियम में चेक करना, हाँ जी, तो मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ कितना है 1। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 1। अब ऑक्सीजन ने घपला किया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पे 2 था, अब इसको भी 1 × 2 कर देंगे, जिसके कारण ये भी क्या बन जाएगा 2, बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन के दोनों का नंबर सेम हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन में ऊपर लिख दो 2, डन। तो आपके पास आ गया 2MgO। पर अब ध्यान दो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करने से Mg भी तो 2 हो गए ना, करेक्ट। तो अब हमारे पास में प्रोडक्ट्स में 2 मैग्नीशियम, लेकिन डाले हमने 1 थे, अब ये कैसे हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे भी 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि बराबर आएगा। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब देखो दोनों तरफ ही मैग्नीशियम 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। इजी इक्वेशन थी इसलिए इससे शुरू किया था। अब इसको करेंगे कैसे, इसको ना स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसमें देख सकते हो। जैसे ये सबसे पहले इन्होंने एक इक्वेशन दिखाई, डेट इज़ Zn प्लस H2SO4, जो हमने की भी थी। इसका आंसर आया था ZnSO4 प्लस H2। इनको अगेन इन्होंने डब्बे में लिख के दिखाया। कहते हैं पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, की रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट हैं, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, कि वही जो एलिमेंट है उसके कितने एटम प्रोडक्ट्स में। तो जिंक दोनों तरफ कितना है, देखो 1 1, हाइड्रोजन कितना है 2 2, SO4 में S कितना है 1 1, O कितने हैं 4 4। तो यहाँ पे क्योंकि हर एक एलिमेंट का एटम्स रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी बराबर हैं, तो ये कह देंगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आ जाते हैं, हम आयरन एंड वाटर का रिएक्शन देख रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या बनता है, आयरन के ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आयरन का, इसे हम बेसिकली ना मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, तो वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। अब हम इसकी बैलेंसिंग सीखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है डब्बे बनाना। इन डब्बों के अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये डब्बे एज इट इज़ जाते हैं। ठीक है, आपने सभी के अराउंड बना दिया, आप देख सकते हो ईजी चीज़ है। स्टेप नंबर 2 है वैसे ही बॉक्स बनाना। पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट्स लिखेंगे। यहाँ पे देखो Fe यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 लिख दिया, H2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, O यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 वो भी लिख दिया। अब ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना हमारा काम होता है हम देखें भाई सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 1, एक तरफ 1 है एक तरफ 4 है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑक्सीजन का ही प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन से ही शुरू कर देते हैं। तो देखो बैलेंसिंग कैसे शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, पहले इनिशियल और फिर बैलेंस किया हुआ। आप देख सकते हो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन था 1, यहाँ पे देखना है 1, प्रोडक्ट्स में कितना था 4।
ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी हमें 1 को 4 बनाना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स में 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, कहता है इसमें आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। कैसे, कहता है देखो यहाँ पे 4 × 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 8, क्योंकि ये लिखा हुआ ना 4 टाइम्स H2O, मतलब 4 है H2, तो कुल मिलाकर H कितने हो गए 8। तो कहता है आपके पास 8 H आ चुके हैं रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट्स में कितने हैं 2, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 2 को भी 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों तरफ क्या आ जाए 8 8, है ना। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम हमारा प्रोडक्ट साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो भाई, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया था, अब हमने हाइड्रोजन को भी कर दिया, बचा कौन आयरन। तो अब हम आयरन को बैलेंस करेंगे, दैट इज़ Fe। अब देखना ज़रा, 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब बचा कौन है आयरन, जो इस तरफ 1 है और इस तरफ 3। तो क्या करेंगे 1 वाली साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ईजी, वेरी इजी। कहते हैं इनिशियली 1 और 3 थे, बैलेंस करने के लिए उसको 1 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों के आ जाए 3 3। बाद में क्या करेंगे, ये नंबर्स को उठाएंगे, डब्बे के आगे लिखेंगे एंड देन डब्बे हटा देंगे। ये डब्बे लगाने का ये मतलब होता है, ये बॉक्सेस ये बता रहे हैं कि अंदर कोई चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि बाहर आप 3H2O लगाना है, वहाँ में ये नंबरिंग में कुछ कटिंग कर दो अपने आप, या आप H2O से H2O2 बना दो कि आपने एक ऑक्सीजन बढ़ाना था इसलिए। ऐसा कुछ नहीं करना होता है, इसीलिए हम एक डब्बा बनाते हैं कि भाई इसमें कोई चेंज ना करना, बाहर नंबर लिख लिख के आपने चेंजेस करने हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास होती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके बाद एक स्टेप हमारे पास पता है क्या आता है, वो है फिजिकल स्टेट के सिंबल डालना। फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। सॉलिड का मतलब वो सॉलिड स्टेट में पाउडर फॉर्म में हो सकता है या पत्थर जैसे रूप में हो सकता है। फिर लिक्विड फॉर्म कि वो पानी के रूप में प्रेजेंट होता है, जैसे मर्करी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है लिक्विड फॉर्म में, या गैशियस फॉर्म जैसे H2 गैस इवॉल्व हुई थी, है ना, तो गैशियस फॉर्म। इसके अलावा क्या, इसके अलावा होता है एक एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है जैसे हमने उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बना के रख दिया, ठीक है। जैसे मतलब मेरे पास में मैंने लिया कोई पाउडर लिया, उसको पानी में डाला और उसका सॉल्यूशन बना दिया, तो उसको हम AQ से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो होता है हमारी एक्वस फॉर्म। एग्जांपल देख सकते हो, अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में ही लिखा है कि मेरे पास आयरन था, हमने वो सॉलिड लिया था पाउडर फॉर्म में, पानी जो हमने गैशियस फॉर्म में उसको ऊपर से डाला है सिर्फ, जिसके हमारे पास Fe3O4 बन गया, डेट इज़ सॉलिड, डेट इज़ एक आयरन का ऑक्साइड है ये। और इसके अलावा साथ में क्या है हमारे पास H2 गैस आएगी, और वो क्या है गैशियस, ओके। तो इसी के अलावा हम और भी यहाँ पे रिएक्शंस को देख सकते हैं, दैट इज़ हमारे पास एक CO है, कहता है वो गैशियस स्टेट का होता है, उसमें 2H2 डालेंगे, दैट इज़ अगेन गैशियस। इससे हमारे पास क्या बनता है CH3OH, दैट इज़ मिथेनॉल, लिक्विड स्टेट का होता है, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा एकदम डेप्थ में जा रहे हैं। एंड रिमेंबर, दिस इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क असाइनमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो। अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रॉबेबली 2 पार्ट्स हो ही जाएंगे, तो सेकंड पार्ट के बाद आप इसको होमवर्क असाइनमेंट को कवर अप करेंगे, क्योंकि ये बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन है, और ये सबसे कह लो पूरे चैप्टर में सबसे टाइम कंज्यूमिंग इक्वेशन यही है जिसको समझने में आपको टाइम लग सकता है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो में इसमें एक्सप्लेन भी करूँगी इसके आंसर को, ओके। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव सम सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस को देखो, सबसे पहला है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड, बिकॉज इट हैज़ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर इट, सो दैट इट हैज़ टू बी क्लीन्ड। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया था हमें तभी। इसके बाद है केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो थोड़ा सा ना बोल्ड कलर लेते हैं एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन, इसमें क्या डालेंगे क्लोरीन, तो क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, लिख दी केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंसिंग करनी है, देखो बहुत ईजी है ये वाला। तो H कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1 1, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट वाली साइड में दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा 2। ईजी। आप इसको बॉक्स फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे सारे स्टेप्स है उस तरीके से, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले इनमें दोनों में बॉक्स लगाएंगे, फिर आप में पीछे वाला वो बॉक्स बनाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स, दैट इज़ राइट हैंड साइड। तो ऐसे आपके पास डब्बा आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन आएगा, यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स में क्या लिखेंगे 1 1, प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे 2 2। बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इस वाली साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करके हमने बताना है। तो हम 1 से शुरू करेंगे, मैंने जैसे बोला पहले 1 से ही शुरू करना, जैसे क्लोरीन से शुरू किया, तो जब आप क्लोरीन वाले एंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे
आपका सेकंड टेबल क्या आता, कहता है क्लोरीन के लिए हमारे पास में जो सेकंड टेबल है, जो ग्रीन पिंक ब्लू टेबल्स थे उन वाले के हिसाब से बता रही हूँ। आप लिखते पहले इनिशियल, राइट, और इनिशियल में आपके पास क्या आता है 2 एंड 1, करेक्ट। फिर उसके बाद आपको क्या लिखते हैं आप, बैलेंस, 2 बैलेंस लिखते, 2 बैलेंस में इसको 2 रहने देते, इसको 1 इंटू 2 कर देते। अब इससे क्या होता है, इसके अगले स्टेप में आप इक्वेशन में ये 2 लगाएंगे पूरे HCl के आगे, क्योंकि प्रोडक्ट में तो HCl मतलब HCl ही है ना बेसिकली, उसके आगे आप 2 लगाएंगे। अब देखो यहीं पे ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक ही बार में, जैसे मैंने बोला ओरली 2 से मल्टीप्लाई होना है दोनों के लिए, तो 2 लगा दो, तो कुछ बच्चे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा गलती मत करना, 1 बाय 1 करोगे तो गलती नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं बेरियम क्लोराइड। अब भाई देखो याद रखना, बेरियम का जो नंबर है दैट इज़ 2 पॉजिटिव। जैसे जैसे जिंक का भी 2 पॉजिटिव था, मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव, तो बेरियम का भी 2 पॉजिटिव। ये जो 2 पॉजिटिव वाले ना, सबको इकट्ठे याद करोगे ना फैमिली बना के, तो कभी नहीं भूलेगा। तो बेरियम क्लोराइड कैसे आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जाएगा ना इसके पैरों में, BaCl2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। हम सब जानते हैं एल्यूमिनियम का नंबर 3 पॉजिटिव होता है और सल्फेट का नंबर 2 नेगेटिव। तो Al3 पॉजिटिव हमारे पास है ना, और SO4 में हमारे पास 2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आपके पास क्या आएगा, Al2SO4 थ्राइस, डन। अब इसके बाद आपके पास क्या बनेगा, अब मैं सिर्फ नंबर बता रही हूँ, इसके आपकी इक्वेशन बनाने का स्टेप बता रही हूँ, बैलेंसिंग नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम पे भी 2 पॉजिटिव, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, तो बेरियम सल्फेट तो यही आएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है 3, क्लोरीन पे कितना होता है -1, तो इंटरचेंज करेंगे तो यही बनेगा। चलो जी सारी इक्वेशन लिखते हैं, BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स दिस। अब देखो सबसे पहले थ्राइस नंबर दिख रहा है यहाँ पे, तो उस थ्राइस नंबर को यूज़ करते हैं। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, SO4 वाली इक्वेशन को आप लिखेंगे और बोलेंगे भाई यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे कितनी 1 है, तो 1 वाली साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेरियम को बैलेंस करेंगे। तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए बोलेंगे रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में कितना है 3, ये इनिशियल होगा। 2 बैलेंस में क्या आएगा, रिएक्टेंट साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। अब क्लोरीन ही रह गया, तो क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम दोनों की बात रह गई। तो देखो पहले क्लोरीन लिखते हैं, 3 × 2 6। तो हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड्स में कितने क्लोरीन है, कहते हैं 6, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 3, तो 2 बैलेंस के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई, तो वो कर देंगे। अब इसके बाद आप एल्यूमिनियम के लिए भी चेक कर सकते हो, तो एल्यूमिनियम दोनों ही 2 है, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो इक्वेशन यहीं तक बैलेंस हो चुकी है। तो आप इसमें लिख देंगे तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसके साथ आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। डब्बे बना बना के सीख लो करना, ताकि आप प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करो। अब अगला बहुत आसान है, सोडियम, करेक्ट, प्लस वाटर। आपको क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम के ऊपर ना +1 होता है, हाइड्रोक्साइड पे -1, और साथ में क्या देगा H2, करेक्ट। तो चलो जी अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है 1 और 1, हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 ने ही प्रॉब्लम डाल देनी है। तो देखो मैं ना 2 तरीके आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। एक होता है 3-2 केस, 3-2 केस, और एक होता है ऑड केस। दोनों में से कोई भी आपको कभी भी काम पे आ सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी हम यहाँ पे ऑड केस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे और बता भी दूंगी कैसे होगा सॉल्व। तो देखो सबसे पहले हम लेंगे सोडियम, हमारे पास है H2O, हमें क्या देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या है H2। ये कौन सा केस है, ऑड इवन केस। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है इवन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक ऑड और एक इवन। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 है जिसका मतलब हमने पूरे को इवन ही बनाना है, 2 ना बनाना हो लेकिन बनाना तो इवन है, ये हमें पता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो प्रोडक्ट साइड में ऑड वाला था, दैट इज़ जो सिंगल है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डन। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स में कितने हो गए 4, ऊपर कितने हैं रिएक्टेंट्स में कितने हैं 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन को चेक करो, 2 ऑक्सीजन,
2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हो गई बैलेंस। बचा कौन, Na, यहाँ पे कितने 2, यहाँ कितने 1, तो यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। कितनी आसानी से ऑड इवन केस को यूज़ किया, ऑड वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसी के हेल्प से आगे बैलेंसिंग की तो हमारे पास आ गया 2Na 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। अगर आप इनकी स्टेट्स देखना चाहो तो Na की सॉलिड होगी, H2O की लिक्विड, NaOH सॉलिड एंड देन गैसियस। ठीक, ओके। अब अगले हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम होता है Na, सल्फेट होता है SO4। अब इसमें एक बात बता देती हूँ, SO4 की होती है 2 नेगेटिव, Na की होती है 1, तो 1 यहाँ जाएगा इसके पैर में, 2 नेगेटिव के कारण 2 आगे आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे Na2SO4। ठीक है, तो कहता है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट, दैट इज़ BaSO4, क्योंकि बेरियम पे भी 2 आएगा, SO4 पे भी 2, और साथ में क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ NaCl। डन। अच्छा, ये लिखा ना, इसके अलावा इन्होंने और चीज़ें भी बताई हैं, जरा देखो, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ये क्या बताते हैं, ये दोनों क्या है, एक्वस, क्योंकि इनका सॉल्यूशन स्टेट है ना, तो ये दोनों क्या हो गई, एक्वस स्टेट में। कहते हैं जब इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या देता है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब वो सॉल्युबल नहीं होता, पानी में नीचे घुलता नहीं है, नीचे पड़ा रहता है, तो वो क्या हो गई, सॉलिड स्टेट में। साथ में क्या देता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और उसका क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या होगा, एक्वस। इसे हमने क्या लिख दी, इसकी स्टेट्स भी लिख दी। अब बैलेंसिंग इस वाले की हम कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो Na भी 2 है, Cl भी 2 है, और यहाँ पे दोनों ही 1 थे, तो बस इस वाले को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्योंकि रिएक्टेंट्स में दोनों 2 थे, प्रोडक्ट्स में भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, तो ये 1 लाइनर में ही आपका काम हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, आपको बार बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 से शुरू करेंगे, ऐसे बॉक्सेस, फिर एक बॉक्स बनाएंगे, फिर स्टेप नंबर 3 में एक को बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा बैलेंस हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 के बाद आपका डायरेक्टली स्टेप नंबर 5 तक आप पहुँच जाएंगे, फिर स्टेप नंबर 6 एंड देन आपको फिजिकल स्टेट्स के सिंबल लिख देने हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब इसके बाद है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके कोई एक चीज़ बने, हीट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब 2 या 3 4 5 कंबाइन करके एक दें, 1000 मिलकर प्रोडक्ट में हमें एक चीज़ दें, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये डायग्राम याद रहनी चाहिए अब, ठीक है। तब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है सबसे पहले हमने क्या लिया है, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। कहता है जिसमें हम पानी ऐड करें जब, तो हमें क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट लिबरेट होती है। हीट को फिलहाल छोड़ दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम CaO, स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस। अब हुआ क्या, हमने 2 चीज़ें मिलाई, एड आंसर में क्या आई, सिंगल। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल तो एटलीस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की याद रखना। तो कहते हैं जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं ना, CaO में जब हमने वाटर डाला तो हमें स्लेक्ड लाइम मिलता है, मतलब CaOH ट्वाइस मिलता है, मतलब वो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ में हीट भी होती है। तो कहता है आप कंटेनर को ना ऐसे हाथ लगा के चेक भी कर सकते हो, गर्म हो जाता है कंटेनर। इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करने से क्या बना, गर्मी प्रोड्यूस हुई। ओके, अब इसके आगे भी इसको कर सकते हैं। कहता है जब हम वाइट वॉशिंग के लिए ना, ये क्वेश्चन ना वाइट वॉशिंग पे आता है कि वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ किया जाना चाहिए। तो कहता है देखो हम सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं, उससे एक घोल प्रिपेयर करते हैं, एक लिक्विड प्रिपेयर करते हैं। फिर इस लिक्विड को हम वॉल्स पे लगाते हैं। वॉल्स पे लगाने के बाद वो लिक्विड वाला CaOH ट्वाइस, दैट इज़ स्लेक्ड लाइम, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, क्योंकि एयर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। आई बात समझ में। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बन जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता जाएगा 2-3 दिन में, और फिर इसका रंग आता है प्योर वाइट सा, जो आपका वाइट वॉशिंग में एग्जैक्ट यूज़ कह लो होता है। वाइट वॉश होने के बाद ये बन जाता है। तो ये मार्बल का भी फॉर्मूला है, लाइमस्टोन का भी यही फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चंस को इकट्ठे लिखे तीनों को, देखो या मैं ऐसे में ही आपको शो करके दिखाते। देखो CaO में हमने पहले वाटर डाला,
तो बना CaOH ट्वाइस। उसमें जब CO2 डाला तो बना CaCO3 प्लस वाटर। तो बेसिकली ये जो वाटर स्टार्टिंग में डाला था ये वापस से बाहर निकल जाता है, पानी का कोई काम नहीं रहा है बीच में, ठीक है। तो आपका CaO से CaOH ट्वाइस का कन्वर्जन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल के CaCO3 का कन्वर्जन होता है। अब इसके बाद और एग्जांपल्स हैं, आप 2-3 एग्जांपल्स इसमें से ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 CO2, Mg+O2 MgO, है ना। आप इसका बैलेंसिंग भी देखना, जैसे 2H2+O2 2H2O। ये देखो 3-4 एग्जाम्पल्स तो हमें ऐसे ही याद है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तो ये इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, आप मार्क कर सकते हैं। ओके अब इसके अलावा आपके पास और थोड़ी रिएक्शंस हैं। अभी ना इन्होंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, हम इसको बीच में नहीं लाएंगे, ठीक है। अभी हम ये एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट बीच में नहीं लाएंगे, अभी हम जो रिएक्शन सीरीज कर रहे हैं उसी को करेंगे। सबसे पहले थी कॉम्बिनेशन, ज़्यादा मिलाकर एक बनता है, कंबाइन कर जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक टूटकर अनेक हिस्सों में बन जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का। अब इसमें क्या किया, फेरस सल्फेट लिया, ठीक है, ड्राई ट्यूब में। इसके बाद इसको हमने हीट किया तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमारे पास क्या है, हमने सिर्फ एक चीज़ ली, उसको हीट करने से हमें 3 चीज़ें मिल गई। तो बेसिकली इस तरीके की रिएक्शन को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, आपको एक बहुत ईजी तरीका बताती हूँ, ब्लू कलर का होता है फेरस सल्फेट, ठीक है, और ग्रीन कलर का होता है कॉपर का जो आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपके पास ब्लू कलर का फेरस सल्फेट है, ये अब थोड़ा ध्यान में देंगे तो आपको आगे चल के भी यूज़ होगा, अभी काफ़ी यूज़ होगा, डोंट वरी, ठीक है। सॉरी उल्टा किया मैंने BFGS से लर्न किया, सॉरी। तभी मैं सोचूं कॉपर के लिए लिंक क्यों नहीं बना। देखो आपके पास ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होगा और जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का है, तो बिफोर क्राइस्ट से तो वो बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास एक कॉपर सल्फेट है दैट इज़ ब्लू इन कलर, फेरस सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। तो हमारा फेरस सल्फेट आता है ग्रीन कलर का, ठीक है। अब हमारा जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है उसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास ये मिक्स बनता है। और बेसिकली जो फेरिक ऑक्साइड पीछे बच जाता है ना, ये ब्राउन कलर का होता है और बाकी दोनों हवा बन के उड़ जाती हैं, गैसेज होती हैं। तो हमारे पास में अच्छा भला आपके पास में पानी का सोल्यूशन, हम यहाँ पे इन्होंने तो सॉलिड लिया है ना, तो सॉलिड विल बी वाइट इन कलर। अगर आप इसको वाटर में डाल देते हैं उसके बाद हीटिंग का प्रोसेस कराते हैं तो वाटर वाला ये पहले ग्रीन कलर का होता, पानी इवेपोरेट हो जाता, उसके बाद आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा उसमें, ठीक है। ओके तो अब हमारे पास में हम आगे चलते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ वही लाइमस्टोन वाली। देखो हमारा क्या हुआ था, हमने जब CaO में वाटर डाला तो बना CaOH ट्वाइस। उसमें जब हमने CO2 डाला था तब बना था हमारे पास CaCO3 एंड वाटर। तो वाटर तो बेसिकली पहले डाला बाद में निकल गया, काम खत्म, हटा दो उसको। अब जब देखो, जब हम यहाँ पे CaCO3 को लेंगे, अगर हम उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं तो देखो क्या क्या बनता है, एक CaO एक CO2। तो अगर पानी ना लें, CaO में CO2 डालें तो देखो CaO CO2 मिलाकर CaCO3 बनाते हैं, इनफैक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये आपके पास सेकंड एग्जांपल हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब अगला केस है लेड नाइट्रेट का। लेड हमारे पास PbNO3 ट्वाइस स्टार्टिंग में ही किया है। अब लेड नाइट्रेट हमने लिया, उसको हमने बॉईल कराया, ठीक है। अब जब हम इसमें लेड नाइट्रेट को बॉईल कराते हैं तो इसका भी अब रिएक्शन आगे मैं आपको दिखाती हूँ कम्प्लीटली क्या है। तो आपके पास ये 3 एग्जांपल हो जाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। देखो लेड नाइट्रेट हीट किया, उसे बना लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर आपके पास ये जो लेड नाइट्रेट है इट इज़ वाइट इन कलर, स्टार्टिंग में ही बताया था। लेड आयोडाइड आपका वाइट आएगा। ये जो आपके पास NO2 गैस आएगी ना, ये ब्राउन इन कलर होगी एंड ऑक्सीजन विल बी ट्रांसपेरेंट ओनली, ठीक है। तो ये आपके पास में रिएक्शन होता है। देखो हमारे ने एक चीज़ ली दैट इज़ लेड नाइट्रेट, और जब उसको डिकम्पोज हुआ तो वो 3 चीज़ों में टूट गया, ओके। अब इसके बाद ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना 3 तरह से हो सकते हैं,
ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब है जब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया। इसके बाद आती है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का मतलब क्या है? जब हमने किसको यूज़ किया? सनलाइट को यूज़ किया या लाइट को यूज़ किया, तो उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक रिएक्शन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास वो हो जाती है, ठीक है। और एक होती है हमारे पास थर्मल। थर्मल में हम क्या देते हैं? हीट देते हैं, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हीट देते हैं। तो अब ये रिएक्शन को देखते हैं। 1.7 एक्टिविटी इज़ इंपॉर्टेंट। एक्टिविटी को ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो है और उसको ज़रूर देखना। एक्टिविटी में हमने क्या किया है? देखो, हमने एक मग लिया है, उसमें नीचे 2 होल किए। मग लिया, 2 होल्स किए। अब होल में हमने क्या लगाया? रबर स्टॉपर। और उस स्टॉपर के अंदर हमने क्या घुसा दी? 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब्स डाल दी। पानी भर रखा था, ऊपर से टेस्ट ट्यूब डालिए तो अंदर भी पानी जाएगा, टेस्ट ट्यूब में भी। इसके बाद हमने ये जो 2 एंड्स हैं इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे कि इस फोटो में हम देख सकते हैं। अब किया क्या? अब बेसिकली वो सिर्फ पानी नहीं था, हमने पानी में ना H2SO4 भी साथ में डाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने एक प्लास्टिक मग लिया, उसमें होल्स डाले, उसमें रबर स्टॉपर डाला, 2 इलेक्ट्रोड्स डाले, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, पानी डाला और थोड़े से H2SO4 के थोड़े से ही ड्रॉप्स डाले हैं। इसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे डाली हैं, उसको इन्वर्ट कर दिया है कार्बन के इलेक्ट्रोड्स पे, स्विच ऑन किया है और कहते हैं यहाँ पे ना आपको बबल्स दिखेंगे और दोनों में अलग अलग तरह के बबल्स दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन हो कौन सी रही है? देखो, हमारे पास वाटर था, वाटर से हमारे पास आती है हाइड्रोजन, क्योंकि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब ध्यान से देख सकते हो, हाइड्रोजन कितनी है? 2 टाइम्स H2 है ना, डबल। और ऑक्सीजन कितनी है? 1 O2। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस ज़्यादा लिबरेट होगी। ये बात डन है? हाँ जी, ये बात डन है। अच्छा, इसके अलावा अब कैथोड साइड पे कौन होगी और एनोड साइड पे कौन होगी, ये जानना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम जानते हैं H पॉजिटिव होता है हमेशा, O नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, करेक्ट। तो इसलिए उस पर H पॉजिटिव जाता है, और एनोड जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पर O नेगेटिव जाता है। इसको आप यहाँ पे ऐसे कलर करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने बुक पे भी साथ में लिख सकते हैं, दैट इज़ H यहाँ जाएगा एंड O यहाँ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस साइड पे आपकी जो गैस है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। गैस ज़्यादा होने का क्या कारण है भाई? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स H2 था, इसलिए यहाँ पे गैस आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और कहता है आप H2 की प्रेजेंस देख सकते हो, जब आप उसको एक कैंडल इसके पास लेकर आएंगे ना, तो कैंडल जब आपने इसके पास लेकर आएंगे तो उस टाइम पे आपको एक अलग चेंज देखने को मिलेगा। क्यों? जब आपका जो आपकी H2 वाली साइड है वो बर्न करेगी और एक पॉप साउंड आएगा, पॉप का साउंड, वो कैंडल जो है ख़त्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। आप वीडियो देखो बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड ऑक्सीजन वाले केस में जब आप ये टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास में आप कैंडल लेके आओगे तो कैंडल जो है वो जल रही है, जलती ही रहेगी। तो ये आपके पास कौन सा केस हो गया जी? डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का। किसकी डिकम्पोजिशन हुई? वाटर की। रिएक्शन में बता चुकी हूँ। इसके बाद है जी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर पे भी +1, क्लोराइड पे -1। सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर एंड क्लोरीन में वो बदल जाता है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड का ग्रेश कलर का जो है रहता है और उसमें फिर बाद में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास सिल्वर क्लोराइड वाइट इन कलर, एंड उसके बाद जो सिल्वर क्लोराइड थोड़ी देर बाद देखेंगे वो ग्रेश इन कलर हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा भला सिल्वर के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ था, अब दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे ही आप सिल्वर ब्रोमाइड का भी केस होता है। इसके अलावा एक थर्मल डिकम्पोजिशन भी होती है, बुक में नहीं रिटन है तो आप उसको छोड़ सकते हो। थर्मल में क्या होता है? आपको सिर्फ हीट देनी होती है, और हीट देने से चीज़ें क्या होती जाती है? टूट जाती हैं, एक से ज़्यादा में बन जाती है। तो दैट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसके बाद आपके पास क्या है? देखो, कहता है नेम अ सब्सटेंस X विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो वाइट वॉशिंग के लिए किसको यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया था CaO को, और इसका फॉर्मूला भी हो गया। इसको हम क्विक लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब हम इसको पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? कहते हैं इससे स्लेक्ड लाइम बनता है, CaOH ट्वाइस, और इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड डबल इन द केस ऑफ हाइड्रोजन वाले केस में? कहता है एक में डबल क्यों, दूसरे से? कहता है क्योंकि जो H2 है वो ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू O2, डबल रेशियो में है, इसलिए गैस भी डबल होती है। तो हमने पहला किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 कंबाइन करके एक, 2 या 3 कंबाइन करके, मैंने कंबाइन करके एक बनाते हैं। फिर क्या? डिकम्पोजिशन, जिसमें एक टूट के अनेक में बनता है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, द रिएक्शन इन विच a more reactive metal
डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। बेसिकली आप किसी के घर में जाते हो, आप ज़्यादा पावरफुल हो तो उसको उसके घर से बाहर निकाल देते हो, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके घर से बाहर निकाल देता है, इसी चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके लिए हमने किया क्या है, कहता है देखो आप 3 आयरन के नेल्स लो, उनको क्लीन कर लो रब करके सैंड पेपर से। क्यों कर रहे हैं, ताकि आयरन ऑक्साइड बने हों या जंग लगा हो वो साफ़ हो जाए। इसके बाद आपने क्या किया, आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में एंड बी में आप दोनों में कॉपर सल्फेट डालेंगे, CuSO4। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए को एज इट इज रहने देंगे, टेस्ट ट्यूब बी में आप 2 आयरन के नेल्स ऐसे टांगेंगे और तीसरा आयरन नेल आप अपने पास सामने में रखेंगे कंपेयर करने को। समझ आया? देखो पहले आप 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, दोनों में CuSO4 डालेंगे, फिर आप बी वाली में 2 आयरन नेल्स को हैंग कर देंगे और 1 आयरन नेल अपने पास रखेंगे। कहता 20 मिनट वेट करो और होता क्या है देखना। मैंने आपको बोला था कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। तो ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का था ना, कहता आप देखोगे वो ना थोड़ा फेड होने लगेगा ब्लू कलर से। कहता अच्छा, और कहता जब आप आयरन नेल्स भी निकाल के देखोगे ना, उनका कलर भी क्या होगा, चेंज हो गया होगा। देखो कहता ये जो आपने आयरन नेल नॉर्मल रखी थी बाहर और ये जो 2 थी ना, उनका कलर में देखो, कहता डिफरेंस दिख रहा है। कहता हाँ जी दिख रहा है। कहता हुआ क्या है, कहता केमिकल रिएक्शन। कहता किस तरह की केमिकल रिएक्शन, कहता डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो हमारा आयरन है वो कॉपर से पावरफुल था, तो आयरन ने कॉपर को कॉपर के ही सॉल्ट सोल्यूशन से बाहर निकाल दिया। कॉपर सल्फेट से कॉपर को ही बाहर निकाल के आयरन सल्फेट बना दिया। देखो कितना पावरफुल है उससे। तो देखो Fe + CuSO4 करते हैं तो FeSO4 + Cu बन जाता है। देखो कॉपर को बाहर निकाल देना उसके घर से। सिमिलरली जिंक भी कॉपर के साथ सेम बिहेव करता है। लेड भी कॉपर से स्ट्रांग होने के कारण कॉपर के साथ सेम बिहेव करता है। 2 आप रिएक्शंस इसमें से याद कर सकते हैं, एंड कुछ याद करने का है ही नहीं। कॉपर सल्फेट लेना है, दोनों में एक में आयरन डालना है, एक बार जिंक डालना है, तो कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट बन जाएगा। दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कंबाइन कर जाते हैं, डिकम्पोजिशन एक से अनेक बन जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ, स्वैप करना, पार्टनर्स स्वैप कर जाना, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी किया था। जो हमारे पास लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड से लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट बना था, दोनों के पार्टनर्स स्वैप कर गए थे, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए हमने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, जिससे आपके पास बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको हम पीपीटी फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स। अब प्रेसिपिटेट्स क्या है, देखो थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे पानी में ना अपना चौक का पाउडर डाल दो, क्या होगा, नीचे चौक का पाउडर इकट्ठा हो जाएगा। तो उसी तरीके से ना प्रेसिपिटेट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। वाइट कलर के भी हो सकते हैं या कोई और येलो वगैरह कलर के भी प्रेसिपिटेट्स हो सकते हैं। तो जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें ये कोई एक तरह का प्रेसिपिटेट तो बनता ही बनता है। इस रिएक्शन में BaSO4 प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जाएगा, बल्कि NaCl पानी में घुल जाएगा। तो ये हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दूसरे को रिप्लेस करना। अ रिएक्शन इन विच देयर इज, हाँ डेफिनेशन लिख लो, a reaction in which there is an exchange of ions between the reactants। कहता है रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होने को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो स्टार्टिंग में लेड वाला किया था वो एग्जांपल भी लिख सकते हैं, एंड ये बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड एंड, ये तो मैंने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बता दिए ना, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड के एग्जाम्पल को भी आप मेंशन कर सकते हैं। देखो कभी आ जाए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन का उल्टा कौन है, डिकम्पोजिशन। पावरफुल वाला लेस पावरफुल को रिप्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, ऑर्डिनरी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन आते हैं, ठीक है, 5वां रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो अभी सबसे पहले व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे इसको याद रखना हमेशा के लिए। ऑक्सीजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव करना। ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज करना, दैट इज ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को ऐड करना, दोनों में से कोई भी, और लिखा है यहाँ पे बीच में, ठीक है ना, और कंसीडर करो, हो गया। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। अब इसको करने के लिए आपको एग्जांपल्स दी हैं, हम इसके जब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी क्लियर होता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने कॉपर में ऑक्सीजन डाला,
कॉपर ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डाला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। आपका कार्बन में ऑक्सीजन डाला था, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था। आपने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डाला था, वाटर बन गया था। तो ये सभी रिएक्शंस आपकी जो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तो आपके पास 4 एग्जांपल्स याद हो गई, करेक्ट। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ऐड ऑन हो जाता है। पर अगर हम 2 रिएक्टेंट्स लेते हैं तो कभी कभार ना ऑक्सीडेशन के साथ में ही रिडक्शन भी हो जाती है, मतलब किसी एक की ऑक्सीडेशन, किसी दूसरे की रिडक्शन। तो यहाँ देखना ध्यान से, मैंने CuO लिया, मैंने H2 डाला, H2 मेरे O को भगा के ले गया, Cu अकेला रह गया। तो बेसिकली मेरा CuO की रिडक्शन हो गई Cu में, क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन चला गया। और जो H2 है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई H2O में। यहाँ ना बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये बोलते हैं कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई है, नहीं, या कॉपर की रिडक्शन हुई है, नहीं, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है। रिएक्टेंट्स का नाम लेना है आपने, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई, रिडक्शन, और हाइड्रोजन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके का रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हों उन्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर आप Zn जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन का भी ले सकते हैं। कार्बन भी क्या करता है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक। तो आपकी 2 से रिएक्शन आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बहुत सारे बताए हैं, बैक एक्सरसाइज में आपको रिडक्शन के भी बहुत से देने वाली हूँ मैं, ओनली रिडक्शन वाले भी, ठीक है। एंड आपको ये 2 केस आप रिडॉक्स के भी याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, करेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट 5 तरह के रिएक्शन हो गए, फिर से कम कर लो क्योंकि यही 5 इक्वेशंस मेन यहाँ पे हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, 5 हो गए, डन। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे, मुझे तो याद ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंगनीज़ वाला केस है, मैंगनीज़ का ऑक्सीजन हट जाता है और क्लोरीन लग जाता है। तो यहाँ पे मैंगनीज़ ऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन, HCl से ये H2O बन जाता है। तो बेसिकली HCl की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाउ अब हमारे पास कंसेप्ट है बहुत इजी वाले, कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होती है। कोरोजन का मतलब है किसी भी चीज़ का कोरोड हो जाना। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेट टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। कहता है कोई मेटल है, जैसे आयरन का गेट हो गया, कहता है जब वो सराउंडिंग के मॉइस्चर से या एसिड्स के साथ जब वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, जब वो उस पर अटैक कर देते हैं उसके कारण क्या होता है, ये कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन से बहुत चेंजेस आ सकते हैं, कोरोजन से उनका कलर चेंज हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं, वो गलने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। तो ये कोरोजन है। तो कोरोजन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि हर साल बहुत लाखों करोड़ों का खर्चा इसी भी चीज़ पे लगता है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो करोड़ हो जाती हैं, फिर उन पे पेंट करना पड़ता है, उसको घिस घिस के फिर उसको पेंट करना है एंड ऑल। तो ये हम चैप्टर 3 में और भी पढ़ेंगे। तो कोरोजन ये है, इसकी डेफिनेशन आपको मेन करनी है। कोरोजन की डेली लाइफ एग्जांपल क्या है, आयरन। अब देखो भी, आयरन जब करोड होता है ना तो हम सब जानते हैं ब्राउन कलर का हो जाता है, करेक्ट। अब सिल्वर, जिसे हम Ag कहते हैं, सिल्वर जब करोड होता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर जब करोड होता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये आपके पास आप बता भी सकते हैं। अब इसके बाद आता है रेंसिडिटी किसे कहते हैं। यार देखो, यही चीज़ जो कोरोजन हो रही है ना, वही चीज़ ना खाने में भी होती है। जिस भी चीज़ में ऑयल होता है या फैट्स होते हैं, थोड़े टाइम बाद उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, हम बोलते हैं अरे ये ख़राब हो गया है ना। तो हमें उसको टेस्ट जैसे समोसे से स्मेल में पता चल जाता है ये तो गया, ख़राब हो चुका है, गर्मियों में मोस्टली। तो इस चीज़ को जब ये ऑक्सीडेशन हो जाती है फैट्स की और ऑयल की, तो वो रेंसिड हो जाती हैं, उनका टेस्ट, उनकी स्मेल बदल जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द फैट्स एंड ऑयल आर गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रेंसिड एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। और कहते हैं ये रेंसिडिटी को बचाने के लिए कि ऐसे ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन क्या है, बेसिकली हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो कहते हैं इस ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर के आती है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गल ना जाए, ख़राब ना हो जाए, स्मेल ना बदल जाए। तो जो प्रोडक्ट्स ऑक्सीडेशन को रोकने में हेल्प करते हैं उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन डाली जाती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड ही रेंसिडिटी है कि ऑक्सीडेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। व्हाई डज द
कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस। कहता है कलर क्यों चेंज होता है, कहता है अच्छा खासा ब्लू कलर था, ब्लू कलर से ग्रीन कलर की तरफ मूव होने लगते हैं हम, ज़्यादा आयरन डालोगे ना तो ग्रीन कलर हो जाएगा। कहते हैं ये क्यों हुआ, कहते हैं यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और कॉपर के सोल्यूशन से आयरन उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल तो डबल डिस्प्लेसमेंट की अदर देन द एक्टिविटी गिवन इन 1.10। कहता स्टार्टिंग में करवा के तो आयो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड की, जिससे आपके पास लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड द वन दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पे देखो सोडियम में ऑक्सीजन डाला, सोडियम ऑक्साइड बन गया, तो बेसिकली सोडियम ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। अब नेक्स्ट वाले केस में आपके पास क्या है, CuO+H2। यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड में आपने H2 डाला तो कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर, तो इसलिए रिड्यूस कौन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। H2O बन गया H2 बन गया H2O, मतलब H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे आपके पास में H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ध्यान रखना रिएक्टेंट्स का नाम डालना है कि H2 ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। 1 घंटा लगाया है, आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं इनफैक्ट, और बढ़ा कर फास्ट स्पीड पे इसको देख सकते हैं, बिकॉज इट वॉज वेरी नेसेसरी टू कवर अप इट इन 1 वीडियो ओनली, बिकॉज आई नो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन सब कर रहे होते हैं, तो इट्स द बेस्ट वन फॉर रिविजन एंड ऑल्सो इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छी इतने डिटेल से मैंने समझाया है, तो पेपर में अच्छे से लिख के आना सारे आंसर्स को। एक्सरसाइजेस की वीडियो में मिलेंगे।